हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो आपका टॉपिक चल रही थी उसमें जो सेकंड पार्ट था वो बचा हुआ था। इस स्थानीय प्रशासन में जो सेकंड पार्ट है उसे मैं देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, समितियां जो चल रही थी उसमें जो अशोक मेहता थी, बलवंत राय मेहता थी और सिंघवी समिति थी, इन समितियों का जो भी अपना रिपोर्ट था वो सारा मैं आप लोगों को दे चुका हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पिछली समितियां थी उन समितियों में एक समिति छूटी हुई थी, वो इम्पोर्टेंट थी और ये मैं सोच रखा था कि जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस समिति का जो है अपना अलग महत्व स्थान है तो उसमें दूंगा। तो इस वीडियो में इस समिति को मैं लेकर चल रहा हूँ। ये समिति है थुंगन समिति। तो फ्रेंड्स, थुंगन समिति को आप देखिए कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं। आइए देखते हैं थुंगन समिति के संदर्भ में। तो पीके थुंगन इनका नाम था, पूरा पीके थुंगन समिति इस समिति का नाम है। 1988 में ये समिति आई हुई थी। तो 1988 में ये समिति आई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप देने की इनका अपना सुझाव था। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक रूप दे दिया जाए जिससे कि इसकी कार्य प्रणाली और इसकी गतिविधियां और प्रशासनिक कार्य जो है बॉटम टू अप जाए, न कि अप टू बॉटम आए। तो फ्रेंड्स, जो ये इसकी जो संवैधानिक स्वरूप देने का मेन तथ्य था कि जो विकेंद्रीकरण है वो विकेंद्रीकरण पूरी तरह से संवैधानिक रूप लिए हो। इसका ये मतलब कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कमियां महसूस न हो, यानी इस कार्य में किसी प्रकार की एक तरह से देखा जाए तो गैर कानूनी या गैर जिम्मेदाराना कार्य न हो। इसलिए इसे जो है संवैधानिक स्वरूप देने की इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पुरजोर कोशिश की। फ्रेंड्स, अगली बात ना, अगला इनका जो है पॉइंट वो ये है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन इन्होंने किया था। मतलब इनकी रिपोर्ट के आधार पे 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 73वां के अंतर्गत है ग्राम पंचायतों का से संबंधित और 74वां के अंतर्गत नगर महापालिकाओं से संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये है आपका पीके थुंगन समिति के अंतर्गत आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन की भी सिफारिश थी जो लागू किया गया। फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस समिति के ही रिपोर्ट के आधार पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाना। और ये भी है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये बार बार पूछता है कि कौन सा जो संशोधन है या कौन से अमेंडमेंट है जो कब हुआ था, ये बार बार जोड़ने के लिए, सुमेलित करने के लिए देता। तो फ्रेंड्स, ये है जो 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ था, 1992 में। अच्छा फ्रेंड्स, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था ये लोकसभा और राज्यसभा ने इसे कब पारित किया था, वो था 23 दिसंबर 1992 को। 23 दिसंबर 1992 को इसे पारित किया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन। फ्रेंड, आइए देखते हैं अगली क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है ये कि 24 अप्रैल 1993 को इसे प्रभावी किया गया। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को इसे प्रभावी या लागू किया गया था। फ्रेंड्स, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल को हस्ताक्षर किया था। इस पर राष्ट्रपति महोदय 20 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे और 24 अप्रैल को ये प्रभावी हुआ था, यानी लागू हो गया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका वो ये कि पंचायतों का कार्यकाल। अच्छा, पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं आइए देख लेते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल सबसे पहले तो ये है कि आर्टिकल 243 ई में है, 243 ई में है पंचायतों का कार्यकाल है। इसके अंतर्गत है कि जो कार्यकाल की गणना होगी वो प्रथम अधिवेशन से,
पंचायतों के कार्यकाल के संदर्भ में जो उनके कार्यकाल की गणना होगी, जो पहला अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन से होगा। दूसरी जो है कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। अच्छा, विघटन की स्थिति में यदि 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 5 साल के अंदर में इसका विघटन हो जाता है या भंग हो जाता है इसका, तो वो 6 महीने के अंदर में इसका चुनाव हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका इसके कार्यकाल से संबंधित। आइए देखते हैं कि पंचायत में आरक्षण की स्थिति। पंचायत में आरक्षण की क्या क्या स्थिति है इसे भी देख लेते हैं। तो पंचायत में आरक्षण की जो स्थिति है, SC ST एवं महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। SC ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये आरक्षण और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आगे फ्रेंड्स, पिछड़े वर्ग हैं इनको आरक्षण का पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान नहीं था। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था पिछड़े वर्गों के लिए, और पिछड़े वर्गों के लिए यह राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है कि वो आरक्षण दे या न दे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये राज्यसभा आरक्षण की स्थिति में राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा। दूसरी नेक्स्ट है आयु। आयु क्या है ये कि इनकी आयु मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। तो इनकी आयु मतलब इसमें जो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ही जो है ये प्रभावी हुआ था या ये लागू हुआ था। फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि क्वेश्चन यूपी से ज़्यादा बनाता है इसमें, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था से, उसे देख लेते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कि यूपी में सन 2000 में पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 2000 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। नेक्स्ट है, महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षण दिया गया। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षण का प्रावधान है। आगे, आरक्षण की यह व्यवस्था रोटेशनल है। रोटेशनल यानी कि चक्रानुक्रम में है। चक्रानुक्रम का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार जनरल को हो गया तो अगले बार भी जनरल को होगा, ऐसा नहीं। जनरल, SC, OBC इस तरह से महिलाएं, इस तरह से इसका प्रावधान है। तो ये चक्रा रोटेशनल ये प्रक्रिया है आरक्षण की इसमें। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है SC ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जनसंख्या पे आधारित है। इनकी जनसंख्या जैसी होगी वैसा इनके आरक्षण का प्रावधान होगा। जहाँ पे जैसी जनसंख्या होगी SC ST की, वैसा ही इनके आरक्षण इनको प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में राज्य सूची का ये कौन सा है, 5वां भाग है, 5वां विषय है ये कह सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में राज्य सूची का ये 5वां विषय है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2010 को पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण किया गया। मतलब 2010 में महिलाओं को, 1 अप्रैल 2010 में महिलाओं को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया 50%, वो 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसकी लास्ट पॉइंट है वो ये कि राजीव गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो प्रथम ये PM थे जिन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी। मतलब आरक्षण महिलाओं को पुरजोर हो या पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में इसकी पुरजोर उन्होंने इसका प्रयास किया था और बात उठाई थी। तो ये फ्रेंड्स, ये रहा है आपका पंचायती राज व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और फ्रेंड्स, इस पंचायती राज व्यवस्था के बाद इसमें अब आपको निर्वाचन देख लेते हैं, इसकी शक्तियां देख लेते हैं और इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनके तथ्य हैं वो अब देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, शक्तियों के संदर्भ में देखने से पहले निर्वाचन को देख लेते हैं। निर्वाचन की क्या है प्रक्रिया। तो निर्वाचन के संदर्भ में यह है कि पंचायतों के सभी स्थान पर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही इसका चुनाव होगा, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से भरे जाएंगे जिसमें 4 होता है स्तरीय, जैसे ग्राम प्रधान, बीडीसी, पंचायत समिति या जिला पंचायत सदस्य। ये 4 तरह का चुनाव होता है। इसके अंतर्गत ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है और पंचायत समिति का, और साथ एक और होता है जिला पंचायत सदस्य का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं शक्तियां और कार्य। इसके शक्तियां और कार्य को देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत से संबंधित जो इसके शक्तियां और कार्य हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, इसकी शक्तियों के संदर्भ में या कार्य के संदर्भ में राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है कि इसकी कितनी शक्ति होना चाहिए और कितने कार्य, मतलब राज्य विधानमंडल पे ही निर्भर है कि वो उसको कितनी शक्ति प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, इसके शक्ति के संदर्भ में तो विधानमंडल पे ही निर्भर है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वित्त आयोग का गठन एवं राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग का गठन और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन स्थानीय निकायों के संदर्भ में किया जाता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं उसके संदर्भ में इनका गठन किया जाएगा, वित्त आयोग का और राज्य निर्वाचन आयोग का। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वित्त आयोग का कौन करता है। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल महोदय करते हैं। वहीं पे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एवं उसकी जो नियुक्ति होती है ये भी राज्यपाल महोदय करते हैं। तो दोनों की नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय के ही अंतर्गत होती है। आगे देखिए, कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पंचायत आर्थिक विकास। पंचायत जो होता है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाती है और उसका क्रियान्वयन भी करती है। मतलब इसका कार्य क्या है, पंचायतों का कार्य ये होता है कि ये आर्थिक का पूरी तरह से आर्थिक का क्रियान्वयन करना, यानी आर्थिक का विकास करें और जो सामाजिक न्याय है उसे लागू करें। यानी सामाजिक न्याय भी होना चाहिए और आर्थिक वहाँ पे विकास भी हो ग्राम में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये इनका पूरा ग्राम पंचायत का ये पूरा दायित्व होता है कि अपने ग्राम सभा के क्षेत्रों को पूरी तरह से जो है आर्थिक रूप से, एक तरह से समृद्ध तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं न कहीं परिपूर्ण करना और समाज में जो किसी भी वर्ग से संबंधित जो न्याय का अभाव होता है उसे पूर्ण करना, यानी सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी कराना। तो ये है एक पॉइंट। दूसरी एक पॉइंट है कि जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है, ये भी प्रावधान है कि जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है उन राज्यों में द्विस्तरीय चुनाव होंगे, यानी कि द्विस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। द्विस्तरीय, अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय होगा, वहाँ पे प्रावधान है उसके चुनाव का। अच्छा, ऐसे राज्यों में मध्यवर्ती चुनाव का या पंचायत का वो प्रावधान नहीं है। मध्यवर्ती चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है पंचायत का। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। मतलब पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायत है। वहाँ उसमें कौन कौन सा है, एक तो ग्राम पंचायत है, अंचल पंचायत है, आंचलिक है और तालुक या जिला पंचायत। यानी कि ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक और तालुक या जिला पंचायत है। ये 4 स्तरीय होता है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। और आगे देखिए, वे क्षेत्र जहाँ पर पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हुए हैं, वे क्षेत्र जहाँ पे पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हुए हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो वैसे तो इसमें ऐसे में 5 राज्य थे, लेकिन मैं इसे दर्शा दिया हूँ। मणिपुर, एक तो मणिपुर है, दूसरा मेघालय, तीसरा देखें तो मिजोरम है, चौथा आपका नागालैंड, और जम्मू कश्मीर का मसला आप समझ ही रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, 2 भागों में बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये है ये जम्मू कश्मीर भी था जहाँ पे ये जो है पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हुआ था। और ये आर्टिकल यानी कि 243
2 के अंतर्गत था ये प्रावधान। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है इसके, ग्राम पंचायतों से या स्थानीय स्वशासन से या स्थानीय प्रशासन से का जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है वो ये कि वे राज्य जहाँ पर जिला परिषद अस्तित्व में है, जिला परिषद जहाँ पे अस्तित्व में आज भी हैं, वे राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें है मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम या दार्जिलिंग वगैरह के क्षेत्र हैं इसके। इन समूह के अलग अलग कुछ ऐसे हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिला उनको जो है आज वहाँ पे आज भी जो है जिला परिषद अस्तित्व में वहाँ पे है। ये 3 राज्य ऐसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो बचा हुआ पार्ट था वो ये पूरा होता है। और अगला वीडियो जो है आप लोगों को नगर निकाय से संबंधित रहेगा। 74वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नगर निकाय से संबंधित सारे जो वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा वो अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड, ये रहा है आज का ग्राम पंचायतों से कह लें, स्थानीय प्रशासन से कह लें संबंधित जो भी आपका मटेरियल रहा ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। और ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी मैटर इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को ज़रूर देख लेगा, क्योंकि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अगर वीडियो आप लोगों को कहीं से भी पसंद आया हो, कहीं से लगा हो कि हाँ ये आपके परीक्षोपयोगी है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि अब जान ही रहे हैं कि परीक्षा बहुत करीब आ गई है और इस कोई भी मेरा वीडियो आप लोगों से छूट जाएगा तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा और कौन सा चैप्टर आपको इस दौरान चाहिए और क्या चाहिए वो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।